फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 201 देखो, ये ईयर बहुत ही अलग ईयर होने वाला है एज पर IMD ऑल्सो एंड एज पर योर WMO ऑल्सो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी, सॉरी डिपार्टमेंट के हिसाब से भी, यानी कि दोनों ही। हमारा कंट्री का भी जो सबसे बड़ा जो संस्था है जो मेट्रोलॉजी पे काम करता है इसका IMD, और जितने भी अभी मोबाइल में देखते हो सब IMD का ही रिपोर्ट है कि 32 डिग्री सेल्सियस ये सो। उसका रीजनल सेंटर होता है, जैसे पटना का रीजनल सेंटर होता है ना जी, वो पूरा बताता है। तो देखो दोनों ही, चाहे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे IMD हो, दोनों ही बता रहा है कि ये ईयर बहुत खास है। कैसे खास है? अब ये ईयर में एलिनो भी आएगा। एलिनो मतलब मानसून को तबाह करने वाला चीज़ है ये तो, मगर इस चीज़ को कंपनसेट कर देगा तुम्हारा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अब ये खतरनाक चीज़ क्या होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल? अरबियन सी ज़्यादा वार्म अप हो गया है स्टूडेंट एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो ये फायदेमंद है, इससे बहुत फायदा होता है भारत को। इससे क्या है कि जो अब नॉर्मल जो एलिनो आता तो ड्रॉट लाइक कंडीशन हो सकता था भारत पे, मगर इस चीज़ को कंपनसेट कर देगा IOD, सही कंपनसेट कर देगा। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बता रहा है कि हमारा इस साल जो मानसून होगा वो नॉर्मली होने वाला है, डोंट वरी, 96% होगा। जो हमारा ग्लोबल एवरेज है अभी तक, जो 50 साल का जो 50 या 30 साल का जो एवरेज होता है, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, उसे कंपेयर में नॉर्मली होने वाला है। तो ये कहाँ हम जाने वाले थे ड्रॉट लाइक कंडीशन में, थैंक्स टू पॉजिटिव इंडियन डाइपोल। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो समझो, अब आप समझाएंगे, डिटेल से समझाएंगे। 202 देखो, अब देखो नाइजीरिया में न्यू प्रेसिडेंट आ गया। देखो ये जो नाइजीरिया है ना बाबू, थोड़ा डिफरेंट है बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से। अभी तक हम अफ्रीकन कंट्रीज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मिलिट्री कूप कभी भी हो जाता है, कभी भी मिलिट्री आता है, हमला करता है, सिंहासन पर बैठ जाता है। मगर ये ऐसा नहीं है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी। बात समझे ना? जैसे 20-25 साल में यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ है। जैसे सरकार जो हारती है चुपचाप चल जाती है, नया सरकार आ जाती है, तो अच्छा है ना, वो भी अफ्रीका जैसा कंट्री में, अफ्रीका जैसे कंटिनेंट्स में। तो ये एक एग्जाम्पल है। मगर प्रॉब्लम तो है वहाँ पे भी टेररिज्म का प्रॉब्लम है, करप्शन का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो समझेंगे। और इंडिया का क्या रोल है इस कंट्री में, इंडिया का क्या टाइज है, इंडिया कितना ट्रेड करता है, वो सब भी बताया गया है। तो एक कम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल है स्टूडेंट ये नाइजीरिया के बारे में। उसका देखो 203, हम जानते हैं ना हमारा अनाज सब बहुत सड़ जाता है ना, और अनाज को ही प्रोक्योर करने का बस एजेंसी एक ही एजेंसी है, वो भी FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। या तो वो है या फिर उसके अंडर एजेंसी जो काम करता है वही करता है। तो अभी देखो कितना, वो बहुत कम, लगभग 145 मिलियन टन ही वो प्रिक्योर करके स्टोर करके रख सकता है, यानी कि स्टोर करके रखने की कैपेसिटी है। हमारे इंडिया में जानते हो कि 325 मिलियन टन सालाना प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का। उसमें देखो 130 तो तुम्हारा राइस ही हो जाएगा, 110 तो तुम्हारा व्हीट ही है, कोर्स ग्रेन्स करोगे तो 50 हो जाएगा, पल्सेस करोगे 25 हो जाएगा। तो सब मिला के देखोगे तो तुम्हारा 325 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का। तो उसमें केवल यदि हमारा 145 मिलियन टन है तो बहुत कम है ना, और बर्बाद हो जा रहा है खाना, बर्बाद हो जा रहा है वेजिटेबल सब। बात समझ रहे हो ना? इसलिए बाबू जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाए थे ना, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का बहुत बड़ा रोल है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन और कोई नहीं, होम मिनिस्टर ही है। तो यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट नहीं 2 स्टेट में हो, जानते हो ना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है तो वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। और ऐसे कोऑपरेटिव क्या है, स्टेट का अपना राइट है, बताए हैं क्लास में, इस क्लास में कई बार बता चुके हैं हम, ये स्टेट लिस्ट में आता है। मगर यदि मल्टी स्टेट का बात हो तो फिर सेंटर के अंदर आ जाएगा, कंक्वेंट लिस्ट में आ जाए तो यूनियन ले लेगा अपने हाथ में। बात समझे? तो देखेंगे कि 70 MT स्टोरेज प्लांट, यानी कि इतना ज़्यादा हम कर रहे हैं 7200 ब्लॉक में भारत का। और उसमें जो तुम्हारा एग्रीकल्चर कम्युनिटी होगा, जानते हो ना, मोदी जी बोले थे ना कि हमारा ये जो एग्रीकल्चर कमिटीज़ होंगे इसको बढ़ाना है। एग्रीकल्चर कमिटी बढ़ाएंगे तो बार्गेनिंग पावर मिलेगा, और यही लोग PAC ही लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर कमिटी, यही लोग क्या करेंगे, इस स्टोरेज सिस्टम को देखेंगे। इसे बहुत बेहतरीन होगा, ये बहुत ही डिज़ायर्ड मूव है, अभी कैबिनेट ने डिसाइड किया है। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा काम होगा इससे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, ये काम करेगा। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट डिज़ायर, समझे, ये बहुत अच्छा मूव है।
अब 204 देखो, बहुत ही डिफरेंट एडिटोरियल्स है इसमें ऑथर क्या बोल रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। देखो हम जानते हैं कि भारत में कितना बढ़िया यूपीआई है, हाँ भारत में तुम्हारा आयुष्मान भारत से रिलेटेड भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बन रहा है कि यहाँ दिखाए, यहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ तो दिल्ली में भी तुम बोल सकते हो कि हमारा हुआ है, आप डिजिटली देख सकते हैं। तो वाई नॉट इन वर्ल्ड, दुनिया में क्यों ना हो। दुनिया में भी जैसे इंटरनेट होता है ना, जैसे इंटरनेट हम भी यूज़ कर सकते हैं, अर्जेंटीना में भी लोग यूज़ कर रहा होगा, सेम ही इंटरनेट यूज़ करता है। जब इंटरनेट सेम हो सकता है तो तुम्हारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल हेल्थ वाला सिस्टम क्यों नहीं वर्ल्ड वाइड हो सकता है, कॉमन। इससे क्या होगा कि मान लो चाइना में कोई एक बीमारी आया तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे वो चीज़ लिखा जाएगा और एक डेटा स्टोर हो जाएगा, तो कोई भी कंट्री उसको एसेस करके पढ़ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो इससे क्या है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बीमारी, कैसे उसका प्रिकॉशन होगा, सभी चीज़ वर्ल्ड वाइड पता चल जाएगा। तो ये अभी ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत ही डिफरेंट तरीके से एडिटोरियल्स को लिखा गया है स्टूडेंट, बात समझे, बहुत ही अद्भुत बात है। और देखो G20 का भी अगुवाई है, तो G20 ही कर सकता है इस चीज़ को। और इंडिया देखो वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया है इस बार G20 में। जब इंडिया पूरा दुनिया को एक फैमिली मानता है, तो फैमिली मानता है तो सबका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उस सेंस से भी ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में आ गया ना। चलो यहाँ पे देखो 201, ये GS पेपर 1 ज्योग्राफी, देखो नॉर्मली आता नहीं है इस तरह सिलेबस में, ये अद्भुत है। देखो आई थिंक बहुत दिन बाद ही इस तरह का देख रहे हो सिलेबस तुम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कंटिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इंडस्ट्री इन, गलत दे दिया, ऐसा थोड़ी है, ये है ही नहीं सिलेबस। ये सिलेबस ज्योग्राफी का तो है मगर ये वाला नहीं है, की रिसोर्सेज थोड़ी है ये दूसरा में आ जाएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक डाल दिया इसमें। चलो ये मैटर नहीं है, मैटर ये कि है क्या। ये देखो एक एक चीज़ समझना होगा तुमको, यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है बाबू कि इस बार एलिनो आने का संभावना ज़्यादा है। एलिनो मतलब इंडिया के लिए नेगेटिव चीज़ है, एलिनो एबनॉर्मल कंडीशन है। अब एलिनो होने से क्या होता है तो थोड़ा उठ के हमको बताना पड़ेगा तुम लोग को। देखो यहाँ पे बढ़िया से देखना, अच्छे से देखो, ये जो तुमको पेरू कोस्ट दिख रहा है स्टूडेंट, ये तुमको पेरू कोस्ट दिख रहा है ना, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ड्रॉट लाइक कंडीशन होता है। नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल फीचर बता रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होता है, यानी कि वर्षा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्षा नहीं होता है। अब वर्षा कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इस रीजन में होता है, किरीबाटी हो गया ये वाला, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में बारिश होता है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन ही और स्ट्रेंथन हो जाए तो लालिनो कहते हैं उसको। एबनॉर्मल कंडीशन क्या हुआ, एबनॉर्मल कंडीशन में मतलब कि यहाँ बारिश हो रहा है जबकि यहाँ बारिश नहीं होना चाहिए। अब जब यहाँ पेरू कोस्ट में जब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो ये कंडीशन क्या बोलेंगे, एलिनो कहेंगे, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि बारिश यहाँ नहीं होना चाहिए, बारिश कहाँ पर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। देखो ना वर्ल्ड कनेक्टेड है ना, ऐसे है, यहाँ पे पेरू है तो यहाँ पे ये सब है, ठीक है, ऐसे करके विजुलाइज करो। तो देखो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है, तुम लोग यहाँ पे देखो अभी पाया कि बहुत सारे बर्ड्स मर गए यहाँ पे। और अभी जस्ट डेंगू वाला केस भी देखे हम लोग कि बहुत सारा पेरू में डेंगू केसेस आया है, वो भी तुम्हारा एलिनो से ही रिलेटेड है। तो अब देखो यहाँ पे यदि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो एलिनो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट कि जो सी वाटर है वो तब जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा, वो तभी तो लो प्रेशर बनेगा, ऊपर उड़ेगा और फिर पानी बहेगा नीचे। लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर एरिया मतलब क्या है, हैवी रेनफॉल, बहुत क्लाउड बन जाएगा, ऊपर हैवी रेनफॉल होगा। और देखो तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ और वहाँ पे जो सी टेम्परेचर वो बहुत गर्म हो गया। जब सी टेम्परेचर गर्म है तो फिश ऊपर नहीं आएगा, फिश नीचे ही भागेगा, फिश नीचे ही जाएगा अपना जान बचाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और जो बर्ड्स है जो उड़ के आ रहे हैं तो बर्ड्स को तो खाना नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे बर्ड्स मर जाएंगे वहाँ पे। तो और यहाँ का इंडस्ट्री को भी बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यदि लालिनो होता, नॉर्मल कंडीशन होता तो अपवेलिंग होता, फिश नीचे से ऊपर आता, बट उसके लिए आपका ऊपर का सतह बहुत ठंडा चाहिए। मैं यहाँ पे ठंडा नहीं हो रहा है, यहाँ पे गर्म हो जा रहा है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, बात समझे। तो देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि यस हाई प्रोबेबिलिटी है एलिनो का इस साल, समझे। और इससे ये दिस विल फ्यूल द हाइट ग्लोबल टेम्परेचर, इससे तुम्हारा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा दुनिया का। तो क्लाइमेट चेंज है, दुनिया में बढ़ जाएगा टेम्परेचर, देखते हो ना टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे तेजी से। अब देखो
इसका असर तुमको हिस्ट्री में भी बताया गया कि 1982 से लेकर 83 और 1997-98 ये सबसे खतरनाक साल रहा है जो कि एलिनो आया है। आज इसे बहुत ज़्यादा ही स्थिति खराब हुआ है, समझे। ड्रॉट लाइक कंडीशन आ गया ऑस्ट्रेलिया में। जब ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन आएगा तो इंडियन मानसून पे असर पड़ेगा उसका, तो इंडिया में आएगा ही नहीं पानी, ठीक से वर्षा ही नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, फेमिन लाइक कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा। अब देखो इसमें बताया कि कैसे 1982 में क्या स्थिति हुआ था। जो सी टेम्परेचर स्टूडेंट, सी सरफेस टेम्परेचर कितना बढ़ गया देखो तो 8 डिग्री से लगभग 13 डिग्री सेल्सियस एबनॉर्मल हो गया। अब वहाँ पे ध्यान दो, उधर कितना हो गया तुम्हारा 8 डिग्री से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। पेरू कोस्ट का बता रहा है वो, हद हो गया ना। तो अब इतना गर्म होगा तो फिश तो ऊपर आएगा ही नहीं, वो तो नीचे ही सो जाएगा वो। तो ये अपने आप में एक बहुत गंदा ईयर था इस सेंस से देखा जाए तो। इसमें जो एलिनो था वो बहुत ही भयानक एलिनो था और इसका असर इंडिया में भी पड़ेगा, क्योंकि यदि इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होगा, तगड़ा होगा, बात समझे। और ऑस्ट्रेलिया कोस्ट में क्या होगा, वहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगा। जब वहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगा तो इंडिया में भी ड्रॉट लाइक कंडीशन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखो वही बताया गया है कि सच स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर, इससे स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर जैसे ऑस्ट्रेलिया या टाइफून्स इन तहीती, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, हाँ, एंड रिकॉर्ड रेनफॉल एंड फ्लड्स इन सेंट्रल चिली, यानी कि वही चिली में, पेरू में, इक्वाडोर में, वहाँ पे तो खूब बरसा। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट में क्या है, बहुत ही ड्रॉट लाइक कंडीशन हुआ, तो इसका असर इंडिया पे डायरेक्ट पड़ेगा। बात समझे। तो अब 1997 to 98 एलिनो इवेंट वाज द फर्स्ट टाइम। देखो ये पहली बार है एलिनो इवेंट को बहुत ही अच्छे से सीरीज से देखा गया, चेक किया जाएगा, थ्रू आउट मॉनिटर किया गया है साइंटिफिकली, ठीक है। क्योंकि देखो अभी भी गुत्थी है एलिनो और लालिनो। लालिनो तो और बड़ा गुत्थी, पता नहीं चलता कि कौन सा ईयर आएगा कौन सा ईयर नहीं आएगा। अभी भी इंडियन मानसून जानते हो ना, बताया है ना कि गुत्थी है वेस्ट के लिए, अभी भी गुत्थी है ये। तो मगर 1997 जो ईयर था स्टूडेंट, ये जो साल है, इस साल में जो तुम्हारा ये जो आया था ये एलिनो, इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर किया गया है थ्रू आउट कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, जो पढ़ चुके हो वो बढ़िया से याद करना, रिकॉल करना तुम लोग। देखो ये तुम्हारा ट्रेड विंड है ना, फिगर फर्स्ट में ट्रेड विंड है, जानते हो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, अपना विंड चल रहा है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा एलिनो, एलिनो सॉदर्न ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, बढ़िया समझो, इसका मतलब तीनों हो सकता है, बढ़िया ध्यान दो। एलिनो सॉदर्न ऑसिलेशन का मतलब एनसो जिसको कहते हैं, इसका मतलब तीनों हो सकता है, या फिर एलिनो भी हो सकता है, या ऐसा कॉन्टेक्स्ट लालिनो भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसमें क्या है कि कोई असर नहीं है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जैसे ट्रेड विंड बह रहा था वैसे ही बहेगा, जैसे, क्योंकि देखो बढ़िया समझना, ट्रेड विंड का कब गति बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल देखो एलिनो आ गया तो ट्रेड विंड वीक हो जाएगा। एलिनो आने से ट्रेड विंड वीक हो जाएगा, ट्रेड विंड जो बह रहा है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट वाला ट्रेड विंड वो कमजोर हो जाएगा। बट जैसे लालिनो आएगा तो ट्रेड विंड और स्ट्रांग हो जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन आ सकता है कि ना एलिनो आया लालिनो आया, एकदम न्यूट्रल है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो ये तीनों कंडीशन को स्टूडेंट एनसो कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो इसलिए लिखा गया है कि एलिनो सॉदर्न ऑसिलेशन इन्वॉल्व चेंजेस इन द टेम्परेचर। जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो चेंज तीन तरह का आ सकता है, या तो एलिनो आ सकता है, या तो लालिनो आ सकता है, या फिर कुछ चेंज ही नहीं आ सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। और न्यूट्रल हुआ तो ट्रेड विंड जैसे बह रहा है वैसे ही बहेगा। और यदि मान लो कि एलिनो आ गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एलिनो आ गया तो ट्रेड विंड वीक हो जाएगा, लालिनो आ गया तो ट्रेड विंड स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझे। और इसी का पूरा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फर्क पड़ता है ट्रॉपिकल जोन पे। असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसका पूरा असर पड़ेगा। जैसे एलिनो आ गया तो नहीं होगा इधर, वर्षा नहीं होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे, इंडिया में भी वर्षा नहीं होगा उस लेवल पे। लालिनो आ गया तो इधर बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, तो इसका असर पूरा ट्रॉपिक्स पे पड़ेगा। हाँ, एलिनो और लालिनो देखो एक्सट्रीम फेज है, एक्सट्रीम फेज है कि नहीं है, एक्सट्रीम फेज है ना बाबू। एलिनो मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम फेज है, नेगेटिव फेज है एनसो का, ठीक है। और लालिनो क्या है, दूसरा फेज है वो कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है। और एक न्यूट्रल भी होता है तुम्हारा जिसको एनसो न्यूट्रल कहते हैं, वही बोले ना, तीन कंडीशन हो सकता है। स्पेनिश वर्ड देखो, स्पेनिश वर्ड में एलिनो का मतलब होता है लिटिल बॉय और लालिनो का मतलब क्या होता है, लिटिल गर्ल। समझ गए, ये नाम है और उसके हिसाब से ये मेथोलॉजी डिवाइस हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं एलिनो डिटेल में, थोड़ा एलिनो को थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या है। देखो जानते हो कि एलिनो मतलब एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या, पेरू वाला कोस्ट तपेगा ज़्यादा, ज़्यादा तपेगा तो ज़्यादा बारिश होगा।
और देखो ज़्यादा बारिश होगा तो स्टूडेंट क्या करेगा कि देखो ये इधर से खींचेगा, यानी कि इस तरफ आएगा तुम्हारा जो वार्म वाटर है, ये वाटर इस तरफ आएगा सर्कुलर, जब ये नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरफ जाना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन होता है ना, टेलीकम्युनिकेशन बताए थे ना कि सी से भी कम्युनिकेशन होगा और प्लस एयर का भी कम्युनिकेशन रहेगा, तब ना एक सर्कल बनेगा, लूप बनेगा। याद है तुम लोग को? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये खींचे जा रहा है, वार्म वाटर का मूवमेंट उस तरफ है। देख रहे हो हकीकत में क्या होना चाहिए था बच्चे लोग, इस तरफ होना चाहिए था। एलिनो क्या है तुम्हारा, एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए। और जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो सुनते जाओ, बैकग्राउंड बनाते जाओ। देखो ये वार्मिंग क्या है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन वार्म हो गया, वही इक्वेडार चिली सब वार्म हो गया, गर्म हो गया, समझे? इसीलिए कहते हैं इसको एलिनो साउदर्न ऑसिलेशन, एनसो हो गया, क्योंकि एलिनो है ये वाला। और देखो एलिनो क्या करता है, ओशन टेम्परेचर पर असर पड़ेगा, उसका स्पीड, ओशन करेंट है ना, कोस्टल फिशरी पे और वहाँ का जो लोकल कंडीशन है, लोकल वेदर कंडीशन उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि बार बार यदि बारिश हो जाए और गर्म कंडीशन है तो अपवेलिंग तो हुआ ही नहीं, यानी कि फिश तो ऊपर सतह में आया ही नहीं, वो फिश तो और मर जाएगा, नीचे नीचे रहेगा वो, बात समझे? और इसके वजह से साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा बारिश होगा और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जगह पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगा। तो ये एलिनो हो गया, जो मैं बता चुका हूँ कई बार। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो इट अकर, जो एलिनो होता है बच्चे लोग, इरेगुलरली होता है। इरेगुलरली तो फिनोमेना है ही नहीं, ऐसा नहीं कि ये 2 साल हुआ तो फिर एलिनो आएगा, फिर लालिनो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इरेगुलर फिश है। 2 to 7 ईयर्स इंटरवल, कभी 2 साल में हो सकता है, कभी 7 साल में इंटरवल में हो सकता है, ठीक है। और रहता है ये 9 to 12 मंथ तक रहता है इसका असर, बात समझे? देखो इससे ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस भी आ जाता है स्टूडेंट, बात समझे? क्योंकि बहुत सारा तुम्हारा जो वाटर है तुम्हारा वो पैसिफिक की तरफ खींच के चला आएगा, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से पैसिफिक की तरफ खींच के चला आएगा, समझे ना? और जानते हो कि इट रिजल्ट्स इन हॉट एंड ड्राई वेदर इन साउथ ईस्ट एशिया। इससे क्या होगा कि वहाँ पे कंडीशन खराब हो जाएगा। तो एलिनो इवेंट्स आर, देखो इसमें क्या बताया कि यदि एलिनो इवेंट्स हो तो तुम्हारा 0.5 डिग्री सेल्सियस तक तुम्हारा टेम्परेचर राइज होने का चांसेस रहता है, बात समझे? तो ये खतरनाक चीज़ है, पैसिफिक ओशन टेम्परेचर बढ़ा देगा टेम्परेचर वो। और टेम्परेचर बढ़ा है, एक तो ऐसे क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पूरा ग्लोबल टेम्परेचर पे इसका असर पड़ता है। होप से समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। आगे देखो ये फिगर देखो, ये फिगर दिए थे ना वहाँ पे, यही ना फिगर था जब हम लोग ज्योग्राफी किए थे। देखो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन दिखा रहा है। नॉर्मल कंडीशन में हाई प्रेशर यहाँ पेरू कोस्ट में रहेगा और लो प्रेशर तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। तो लो प्रेशर सरफेस फ्लो इस तरफ हो रहा है ना, क्योंकि जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, तो सरफेस फ्लो इधर जा रहा है। और ऊपर देखो हाई एल्टीट्यूड में तुम्हारा इधर जाएगा तो इस तरह बनेगा, तुम्हारा लूप बनेगा। तो जहाँ पे लो प्रेशर है वहीं पे रेनफॉल भी होता है, क्योंकि बादल बन के उड़ गया तो वर्षा होगा वो तुम्हारा। तो ये पूरा जो लूप है, जो हाई प्रेशर से तुम्हारा सरफेस फ्लो इस डायरेक्शन में गया ऑस्ट्रेलिया कोस्ट में और ऊपर से ऐसे होगा, तो ये पूरा लूप बन जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। इसी को फर्दर स्ट्रेंथन करें तो लालिनो हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दे तो एलिनो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो ये फिगर दिखाया गया, ये जो नोट्स लिया है टॉपर का नोट्स का है। देखो टॉपर लोग ऐसे ही नोट्स बनाते हैं एग्जाम के टाइम में। देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, इसमें कोल्ड होना चाहिए और ये तुम्हारा वार्म होना चाहिए, तब ट्रेड विंड इस तरफ आएगा, ठीक है। ऊपर लूप बन गया ना साइकिल ऊपर वाला। हाँ, एलिनो ईयर में सेम चीज़, एलिनो ईयर में भी यही चीज़ होगा। सॉरी, एलिनो चीज़ में ठीक उल्टा हो जाएगा कि तुम्हारा ये क्या ट्रेड विंड या वार्म वाटर जो है इस तरफ जा रहा है, पेरू कोस्ट की तरफ जा रहा है, और ट्रेड विंड इधर से बह रहा है। बात समझे? ये ठीक उल्टा हो गया। मगर एलिनो में क्या, लालिनो में क्या हुआ, लालिनो में तुम्हारा जो नॉर्मल कंडीशन है वही एक्सग्रेट हो गया, वही स्ट्रेंथन हो गया, वही फिगर बताया गया है। अब यहाँ पे देखो एलिनो जब आया तो तुमको वेस्टर्न कोस्ट पे क्या दिखेगा, लेस फिश इन द ओशन। वेस्टर्न कोस्ट पे वही पेरू वाला, वहाँ फिश कम दिख रहा है, क्योंकि वो छुपने के लिए नीचे चला गया, वो गर्म हो रहा है, तप रहा है, सी टेम्परेचर तप रहा है। ये फिगर देखो, रेड कलर का फिगर देखो, यहाँ पे रेड में क्या लिखा गया है देखो तो, लेस फिश इन ओशन। समझ रहे हो ना कि वो तब गया है बच्चा लोग, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, तब गया है। तब गया तो फिश क्यों ऊपर आएगा, फिश तो नीचे जाकर अपना जान बचाएगा। बात समझे? तो यही होता है। आगे देखो, यहाँ पे देखो तो लालिनो देखो, लालिनो भी एक कूल फेज है एंसो का, जहाँ पे बारिश होगा। लालिनो इवेंट्स में क्या है कि ट्रेड विंड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, सही बात है कि ना, स्ट्रॉन्गर होगा देन यूजुअल, और इससे तुम्हारा वर्षा, ढेर सारा वर्षा होगा, ठीक है, एशिया रीजन में। हाँ, नियर द वेस्ट कोस्ट अमेरिका, वहाँ पे अपवेलिंग भी होगा, यानी कि नीचे से समुद्र से वाटर ऊपर आएगा, सतह पे आएगा, तो वो आएगा तो फिश भी लेके आएगा, इससे बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ ज़्यादा वर्षा होगा तो फायदा होगा, उसका नुकसान ही है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए था कि नीचे से फिश लेके आना चाहिए था ऊपर, इसलिए जानते हो ना कि पेरू सब तो पूरा फिशिंग इंडस्ट्री से ही चलता है। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं?
तो अपवेलिंग होता और वहाँ पे कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच सरफेस, वो ऊपर तुम्हारा वाटर सरफेस में आके जुड़ता और अच्छे अच्छे फिश आते, बर्ड्स भी अपना सर्वाइव कर पाता और इसका फिशिंग इंडस्ट्री भी चल पाता। इन नॉर्मल कंडीशन में ये लालिनो में ये होता है। और इसमें देखो जो टेम्परेचर आर वार्मर देन नॉर्मल इन द साउथ एंड कोल्डर देन नॉर्मल इन द नॉर्थ, यानी कि सही बात है, जो टेम्परेचर होगा तुम्हारा वो क्या होगा तुम्हारा, हाँ पेरू कोस्ट में क्या होगा तुम्हारा, पेरू कोस्ट में टेम्परेचर कम हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी एलिनो में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, गर्मी हो जा रहा है यहाँ पे, इसलिए। आगे देखो, अभी इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है तुम्हारा कि एलिनो और लालिनो ये दो अपोजिट फेसेस है एंसो का। तो नंबर 1 देखो, कैरेक्टरिस्टिक देखो इसमें क्या असर पड़ता है तुम्हारा सेंट्रल पैसिफिक पे, सेंट्रल और ईस्ट पैसिफिक पे। जब लालिनो आएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये कूल पीरियड है, हाँ ये एंसो का कोल्ड फेज है। बट एलिनो आएगा तो वार्म फेज है एंसो का, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा। तो देखो एलिनो आने से गर्म हो जाता है और लालिनो आने से ठंडा हो जाता है, क्योंकि सही जगह पे वर्षा हो रहा होता है, बात समझे। दूसरा देखो, अपवेलिंग में क्या होता है कि लालिनो हमेशा एनहेंस करेगा अपवेलिंग को, फिश नीचे से ऊपर आ जाएगा और इसमें एलिनो में रिड्यूस हो जाएगा, तभी तो फिश नीचे जा रहा है, फिश ऊपर नहीं आ रहा है, फिश नीचे तभी तो मर रहा है बर्ड्स, बात समझे। ट्रेड विंड देखो, ट्रेड विंड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा लालिनो आएगा तो, और उसमें वीक हो जाएगा। यदि न्यूट्रल है तो कोई बात नहीं, जैसा ट्रेड विंड बह रहा है वैसा बहेगा, बात समझ में आ रहा है ना। इंडियन मानसून देखो, इंडियन मानसून को फायदा होगा कि नहीं होगा लालिनो आने से, बट वो आने से इंडियन मानसून वीक हो जाए, क्योंकि चैलेंज करेगा उसको। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस मतलब क्या है कि लालिनो कभी कभी आता है, एलिनो ज़्यादा आता है, और लालिनो का कोई पता नहीं, कभी भी आ सकता है, ज़्यादातर एलिनो ही आता है। एलिनो का भी फिक्स नहीं कब कौन से साल में कब आएगा, बात समझे, मगर ज़्यादातर एलिनो ही होता है, मगर लालिनो फ्रिक्वेंटली नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मगर तो अब जैसे WMO ने बोल दिया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि इस बार एलिनो आने, तो चिंता का विषय हो गया हमारे लिए कि कंडीशन तो बहुत ख़राब हो जाएगा, मगर कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास पॉजिटिव इंडियन डाइपोल है, हमारे पास पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ये कंपनसेट कर देगा। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होने का मतलब है अरेबियन सी ज़्यादा हीटअप हो गया एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। और नेगेटिव कैसे होगा बच्चे लोग, जब बे ऑफ बंगाल ज़्यादा हीटअप हो जाएगा अरेबियन सी से तो नेगेटिव होगा, तो फिर हमारे लिए नेगेटिव है वो। देखता नहीं इस बार अरेबियन सी से उठ के आया कि नहीं आया, वो बिब्रजॉब वाला जो आया है, बिब्रजॉब वाला जो आया है ना, जो का जो एरिया सबको दिया है बढ़िया से, क्यों, बिकॉज अरेबियन सी ज़्यादा तप रहा है अभी, मगर हकीकत में शुरू से देखोगे तो बे ऑफ बंगाल ज़्यादा तपता था। ये तो अपने आप में पिकुलर चीज़ है कि साइक्लोन इस तरफ ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, क्योंकि तब ज़्यादा रहा है ये वाला, इसलिए पॉजिटिव इंडियन डाइपोल। अब देखो इंडिया में यहाँ पे समझो कि एलिनो जब आएगा तो वीकर मानसून होगा, और एलिनो जब आएगा तो ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो एलिनो तुम्हारा क्या है कि वो ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू लालिनो, ये बता चुके हैं। अब देखो 6 in 10 एलिनो ईयर्स, यानी कि 10 एलिनो में जो 6 ईयर्स है वो आने की वजह से हमारा रेनफॉल कम हुआ है, स्पेशली वेस्ट रीजन में, वही समझ रहे हो ना, ये वाला गुजरात वाला रीजन में, उस तरफ नॉर्थ वेस्ट में हुआ है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमारा जो राजस्थान वाला एरिया में है, वेस्टर्न पार्ट में कम हुआ है, सेंट्रल इंडिया में कम हुआ है, स्पेशली जुलाई और अगस्त, क्योंकि जुलाई और अगस्त मेन टाइम होता है मानसून का। बट वो एलिनो आ गया था, 10 साल का जो एलिनो आया बच्चे लोग, 7 साल का 6 साल का हम बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब हुआ है। और ये पिछले साल भी जो मानसून हुआ था उसमें भी तुम्हारा स्पेशल एंड टेम्पोररी डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर था। क्या होता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर जगह उतना नहीं, नॉर्थ ईस्ट को सब जगह मानसून मिलता है, नॉर्थ हमारे नॉर्थ वाला पार्ट को, सॉरी ईस्ट वाला पार्ट को, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट को सब जगह मिलता है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल वेरिएशन, यानी कि इस जगह को ज़्यादा मिलेगा, बाकी इंडिया में उतना नहीं मिला। एक होता है टेम्पोरल वेरिएशन, पिछले साल हुआ था। टेम्पोरल वेरिएशन मतलब क्या है कि आप बताओ अगस्त में ज़्यादा मानसून हो रहा है, जुलाई में कम, सितंबर में कम, दैट्स कॉल्ड टेम्पोरल वेरिएशंस। बात समझिए, ये 2 वर्ड पिछले साल का था इसलिए मैंने ऐड किया उसमें। देखो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल, देखो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल आएगा तो वो गुड रेन लेकर आएगा, जबकि एलिनो ईयर तो बहुत ख़राब है। देखो पहली बार यानी कि 25 ईयर्स बाद ये घटना, सेम घटना 1997 में भी घटा था, एक घटना जहाँ पे एलिनो था प्लस पॉजिटिव इंडियन डाइपोल, दोनों मिला के, एक टेंशन देने वाला एक राहत देने वाला, ये 25 साल पहले भी घटना घटा था। तो आफ्टर 25 ईयर्स सेम चीज़ रिपीट हो रहा है यहाँ पे, बात समझे, वही चीज़ लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल
ये लाएगा, रेन लाएगा, जबकि एलिनो ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 1983 में, 1984 में, 1997 हुआ। मगर स्पेशली 1997 हमारे लिए खास बात है स्टूडेंट, कि स्ट्रॉन्ग एलिनो होने के बाद भी, जो नेगेटिव है हमारे लिए, वो होने के बाद भी हमको 2% एक्सेस रेन ही मिला है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, 20% 30% कम होना चाहिए था, थैंक्स टू पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, समझे। और ये चीज़ ठीक 25 साल बाद हो रहा है, यानी कि 97 में हुआ था, अब 2023 में होगा। और इसके ऊपर दोनों ही बड़ा जो वर्ल्ड का संस्था है ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ऐसा ही होने वाला है। तो घबराने वाली बात नहीं है, इस बार भी हमारा मानसून नॉर्मल ही होगा, जबकि मानसून नॉर्मल नहीं होने वाला था हमारे लिए, थैंक्स टू आवर सी बॉडी, अरेबियन सी, समझ गए ना। देखो यहाँ पे तो द ईयर इंडिया लास्ट रिपोर्टेड अ ग्रेटर दैन 10% डिफिसिट इन मानसून रेनफॉल हुआ। देखो 2014 देख लो बच्चे लोग, 2015 देख लो, ये एलिनो ईयर्स था, देखो 10% कम मानसून मिला था। इस बार भी ऐसा ही कुछ होता, ठीक है। अब देखो, अब ये ईयर देखो 2007 अपने आप में खास बात है, लालिनो भी आ गया, या पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी हो गया, खतरनाक ना। ये तो और खतरनाक कंडीशन बनेगा। तो देखो इसमें हमको एब नॉर्मल रेनफॉल मिला, यानी कि एक्सेस रेन। अब एक्सेस रेनफॉल से भी दिक्कत ही है, बार लाइक सिचुएशन। तो 2007 जो ईयर था स्टूडेंट, इसमें पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल प्लस लालिनो, ठीक है। तो ये भी इवेंट बहुत खतरनाक है, अब नॉर्मल रेनफॉल आ गया। देखो तो इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉर्मली मानसून होगा हमारा, देखते हुए दोनों फीचर को देखते हुए, और वही है कि 96% 50 साल का आंकड़ा, क्योंकि जानते हो क्लाइमेट का मतलब होता है लॉन्ग डेटा। तो 50 साल का आंकड़ा जो कि एवरेज कितना है 87 सेंटीमीटर है, तो उसके कंपेरिजन में 96% आने वाला है। यदि तुम 96 से लेकर 104 होता है तो बाबू नॉर्मल कैटेगरी माना जाता है, बात समझे। 104 105 को नॉर्मल कैटेगरी माना जाता है, तो ठीक है तुम्हारा 96% रेनफॉल होने वाला है, जबकि 50 साल का एवरेज लोगे तो 86-87% है। बात समझ में आ रहा है ना, 87 सेंटीमीटर है, सॉरी। देखो तो 1997 के बाद पहली बार है कि दोनों कोलाइड करने वाले हैं, एलिनो प्लस पॉजिटिव इंडियन डाइपोल। होप तो समझ में आ गया होगा तुमको, तो घबराने वाली बात तो नहीं है, मिलेगा। हाँ, मगर घबराने वाली बात टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन और तुम्हारा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें तो हो। पिछले बार कहाँ देखे बेगूसराय में मानसून आते हुए, पिछले साल तो कुछ था ही नहीं मानसून, यू नो डैट। जिस हिसाब से आना चाहिए था बेगूसराय में, पिछले बार बहुत कम रेनफॉल हुआ था यहाँ पे, तो स्पेशल हुआ कि नहीं हुआ। आप देखो वही दूसरी जगह पे कितना खतरनाक बारिश हुआ था। आगे देखो 202 GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, समझे। ये हिंदू पेपर में आया था। यहाँ पे देखो बोला अहमद तिनुबू, ये नाइजीरिया के 16th प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। देखो बहुत ही पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ है पावर का, बढ़िया से बन गए, ठीक है। जबकि हम लोग अफ्रीकन कंट्री में देखते हैं इस तरह का पावर ट्रांजिशन होता ही नहीं है, मिलिट्री कूप हो गया या फिर वो हार गया तो फिर भी वो सत्ता को पकड़ कर रख लिया, इस तरह का हम देखते हैं। तो ये अपने आप में खास बात है, लगभग 25 साल से यही परंपरा चल रहा है। तो एक तरह से नाइजीरिया आउटलियर है, एक कंटिनेंट का एकमात्र बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जो कंटिनेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट पावर ट्रांजिशन में, और डेमोक्रेसी बहाल है वहाँ पे। तो वेरी वेरी गुड, बात समझे। यहाँ पे देख लो नाइजीरिया का देख लो साइड का तुम्हारा कंट्री सब, बेनिन, नाइजर, चाड और कैमरून। देखो चार्ट लेक याद आएगा ना तुम लोग को, चार्ट लेक रिसेंट टाइम में कितना घटा है। सेम यदि चार्ट लेक याद आ रहा है तो तुम लोग ऊपर का भी याद करो, वो उरल सी भी कितना कम हो गया था, 97% लगभग तो खत्म ही हो गया वो। तो चार्ट लेक भी बहुत कम हो गया, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन प्रेशर है वहाँ पे, बात समझे। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो कंट्री स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, चलो ठीक है, उसके लिए तो बाई लिया इसमें, वेरी नाइस। भाई इस कंट्री में प्रॉब्लम है। अब देखो ये कंट्री ना रिसोर्सेज के लिए जाना, देखो अफ्रीका ऐसे भी रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, दुनिया भर का रिसोर्सेज है, मैं इस रिसोर्सेज को ये टैप नहीं कर पाता है, उसको यूज़ नहीं कर पाता है। देखो कि ये जो सोशो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो इतना वेल रिच कंट्री है, इतना फर्टाइल कंट्री है, पता है पूरा वो बसा हुआ है, रिवर के ऊपर बसा हुआ है, मैं उसको एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ नहीं कर पा रहा है ये कंट्री, बात समझे। थी ये इसका प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल्स एंटरप्रेनर सब नहीं है उस लेवल पे जो चाहिए, ठीक है। एंडेमिक देखो उसका अंदर का प्रॉब्लम देखो, इनसिक्योरिटी है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, ये सब इसको ना दिमाग की तरह खा रहा है इस कंट्री को। हालांकि पावर ट्रांजिशन ठीक है, मगर जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इस कंट्री का। देखो यहाँ पे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, देखो इतने हैं। और कई बच्चे लोग तो स्कूल, मैक्सिमम बच्चे लोग तो स्कूल ही नहीं जाते हैं,
तो प्रॉब्लम तो है इस कंट्री में, बहुत प्रॉब्लम है। और तुम लोग को जानकर हैरानी होगा बच्चों लोग, इसका जो पॉपुलेशन है 22 करोड़ है, यानी कि पूरा अफ्रीका में सब ज़्यादा पॉपुलेशन का आबादी यही है, वर्ल्ड में लिस्ट में आता ही ना। और ये जिस हिसाब से पॉपुलेशन सबसे वर्ल्ड में सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो नाइजीरिया ही है, बात समझे। और आने वाले 2050 में ना ये यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्लेस कर देगा, थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट बनने वाला है पॉपुलेशन में, बात समझे। अभी इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना तब आता नहीं भाई, इसको पीछे कर देगा ये। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो मास किडनैपिंग, रैंसम किडनैपिंग, वही बोको हराम, और तुम्हारे जितनी बोको हराम वही जानते हो ना, ये लोग वही है, मतलब वहाँ का टेररिस्ट ग्रुप सब है ये। ब्लडी एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है, एथनिक ट्राइब्स में झगड़ा होता है, रॉबरीज वगैरह होता है, समझे। अब देखो इतना कोशिश करने के बाद भी पावर जनरेशन कोई ढंग का नहीं है, जितना पावर जनरेशन है वो हमारे दिल्ली का आधा है, बताओ पूरा कंट्री में बता रहे हो, इतना कम है, ठीक है। इसने देखो बहुत मेहनत किया, 25 बिलियन डॉलर खर्च किया वर्ल्ड रिफाइनरीज पे, मगर ठीक अपना जो कैपेसिटी है उसके बावजूद कैपेसिटी अभी भी 30% कम ही कैपेसिटी पे काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो थेफ्ट बहुत ज़्यादा होता है। तुम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो ना, कैसे कोयला को चुरा के ले जाता है बोरा में भर भर के, बिल्कुल थेफ्ट उसी तरह है यहाँ पे। देखो थेफ्ट की वजह से लगभग 5.4 बिलियन डॉलर इतना ज़्यादा तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, और वो जितने भी मिलिशियस ग्रुप है वो सब फंड हो जाता है वहीं पे। तुम लोग को कन्फ्लिक्ट डायमंड बताया गया था, याद है कि जो डायमंड ले लिया है तो इसलिए नहीं खरीदता है कंट्री वाला लोग सब, मिलिशिया ग्रुप सब डायमंड अपने हाथ में ले लिया था, दैट्स कन्फ्लिक्ट डायमंड। स्थिति वही है यहाँ पे कि बहुत सारा क्रूड का तुम्हारा थेफ्ट होता है, लगभग देखो ना लगभग 5 बिलियन डॉलर तो एनुअली चोरी ही हो जाता है, और ये चोरी का जो पैसा है ये सब मिलिशिया ग्रुप को जाता है बंदूक हथियार के लिए, तो ये प्रॉब्लम है इसका। तो क्या करना चाहिए न्यू प्रेसिडेंट को, समझे, व्हाट टू डू। देखो नाइजीरियन पॉलिटिकल जो एलाइट है, जो ग्रुप है, उसको ना सिविल सर्विस पे ध्यान देना चाहिए, कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पे ध्यान देना चाहिए, प्रोफेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म कर दे, है ना। उसमें देखो इनफॉर्मल सेक्टर को ग्रोथ करना चाहिए। देखो आज इंडिया जो इतना आगे है तो इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, बात समझे। अब देखो ये कंट्री तुम्हारा यंग सोसाइटी है, बताओ मीडियन एज तुम्हारा 18 साल का है, मीडियन एज समझते हो ना, बीच का लाइन, यानी कि 50% जो आदमी लोग हैं 18 साल से नीचे वाले बच्चे लोग हैं। हमारे इंडिया में क्या 35 साल के आसपास होगा, तो ये तो बहुत ही यंगेस्ट है। तो ऐसे बच्चे लोग जो मीडियन एज आपका 18 साल है, तो यदि ये स्कूल में नहीं जाएगा तो करेगा क्या ये लोग, बाद में तो बर्डन बन जाएगा ऐसे में, बात समझ में। इसलिए बेटर एजुकेशन होना चाहिए इन लोग के लिए, बेटर स्किल होना चाहिए, बेटर जॉब होना चाहिए, बात समझे। एग्रीकल्चर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए इस कंट्री का, क्योंकि फर्टाइल लैंड्स है, बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड्स है, बात समझिए। और जो तुम्हारा कर्बिंग, जो तुम्हारा थेफ्ट हो रहा है क्रूड ऑयल में, तो उस पर कर्ब करना चाहिए कंट्री को, ये प्रेसिडेंट को, बात समझे। जैसे कि मैंने कहा है कि जिस हिसाब से बर्थ रेट है तो 2050 में 40 करोड़ हो जाएगा, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे कर देगा ये। तो नाइजीरिया देखो, अब देखो नाइजीरिया इंडिया का बहुत फ्रेंडली कंट्री है, इस एग्जांपल देखो, नाइजीरिया तो देखो कॉमनवेल्थ कंट्री में एक फ्रेंडली कंट्री है ही, भारत का बहुत अच्छा पार्टनर है। हमारे 50,000 इंडियन ओरिजिन वहाँ पर रहते हैं, यानी कि लार्जेस्ट नॉन अफ्रीकन कम्युनिटी जो नाइजीरिया में प्रेजेंट है, बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, और देखो ना 135 इंडियन कंपनी वहाँ पे चलता है, 135 इंडियन कंपनीज है वहाँ पे, और यही कंपनी वहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है जो जॉब देता है लोग को। तो इंडिया का कितना बड़ा गुडविल होगा, सोचने वाली बात है, बात समझे। अब देखो टोटल इंडियन इन्वेस्टमेंट कितना है नाइजीरिया में, लगभग 10 बिलियन डॉलर है। हाँ ये है कि रिसेंट अभी थोड़ा सा एक साल में कम हुआ था, 21% कम हो गया, मतलब 12 बिलियन हो गया, 21% कम होने से 12 बिलियन हो गया, यानी कि पहले थोड़ा एक साल पहले और ज़्यादा बेटर था, अभी 21%, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि नहीं, इतने इंडियंस लोग हैं, डायस्पोरा कितना बसा हुआ है वहाँ पे हमारा, बात समझे। और देखो जितने भी 15 प्रेसिडेंट हुए उससे पहले सब भारत में सीखे हैं ये लोग, डिफेंस से जितने प्रेसिडेंट हुए भारत का शिक्षा लेके बना है, देखो ना, वो इंडियन ट्रेन डिफेंस ऑफिसर्स, जो भारत का ही डिफेंस सीखा है ये लोग, भारत ने ही ट्रेनिंग दिया है ये लोग को, तो गर्व का विषय है कि नहीं है। यानी कि भारत तो बहुत अच्छे से तुम्हारा वो करता है, शेयर करता है टाइस इसके बीच में, तो बिल्कुल हमें इस चीज़ को ना आगे और यूज़ करना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation system storage, transport and marketing of agriculture produce and issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers। ये आया था तुम्हारा बिजनेस लाइन 1 जून को।
देखो यहाँ पे समझते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, इसका बहुत सारा चीज़ बता दिया तुम लोग को। हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उसने कहा कि ठीक है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी होना बहुत ज़रूरी है। देखो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जरूरी है ना स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारा डिपार्टमेंट है ना, सब साइलोज में काम करता है, जानते हो, इसलिए रेलवे में एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम होता है। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है भारत में, अलग अलग तुम्हारा मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वो सबको क्या करना है, ज्वाइन करना है, जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो बात समझे, सबको ज्वाइन करना है। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और कोई नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है वो चीज़, वी हैव सीन। तो हम क्या करना है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाना है, ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान हम बना सके कोऑपरेटिव सेक्टर में। देखो हमारे इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव है कि नहीं है। अमूल का देख लो स्टूडेंट, वर्गीस कुरियन कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको, याद आ रहा है कुछ भी, ऐसा तो नहीं ना ब्लैंक हो गया पूरा। अब देखो एमएसपी कहाँ काम किया तुम्हारा, एमएसपी राइस व्हीट कहाँ काम किया, उससे बढ़िया तो मिल्क है, कोई मिडल मैन नहीं है। देखो कितना फ़ायदा होता है, 80 to 85% तुम्हारा फार्मर को जाता है। तो कोशिश है कि वर्ल्ड बेस्ट या सबसे ज़्यादा ग्रेन हम क्या करें, ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाएं। बात समझे ना, देखो कितना 70 मिलियन टन्स का, ठीक है। उसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट को जोड़ना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, है ना, पब्लिक एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। इसी के लिए हम इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाए हैं। और इसका हेड करने वाला कौन होगा, होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है ना। अब देखो कमेटी चेयर करेगा, मैं बता दिया हूँ। अब ये गाइडलाइंस देगा कि किस तरह गोडाउंस बनाना है एग्रीकल्चर और एलाइड पर्पस के लिए, ठीक है। उसके लिए देखो सबसे जो फोर फ्रंट पर रखेगा स्टूडेंट, वो कौन होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्योंकि मोदी जी का बहुत ध्यान है कि पीएसी को बहुत डिजाइन करे। ये एक तरह से ना बार्गेनिंग पावर के रूप में ये कमेटी लोग क्या करेगा, गोडाउंस क्रिएट करेगा, देखेगा गोडाउंस को, और यदि सामान दिया है तो उसको एमएसपी वाला पैसा भी दे देगा फार्मर्स को, और सेफ भी रहेगा। तो फार्मर्स को कितना फ़ायदा है कि जो एक्स्ट्रा हुआ है तो फार्मर को फेंकने की जरूरत नहीं है रोड पे, वो एज ए स्टोरेज के रूप में रख सकता है। नहीं तो अभी देखते हो ना, प्याज ज़्यादा हो गया तो फेंक रहा है सड़क पे, क्यों ज़्यादा हो गया, उसको स्टोर करके रख ही नहीं सकते हो। अब तुम्हारा अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही केवल है जो कि तुम्हारा स्टोर करके रखता है, बाकी तो दूसरा कोई एजेंसी नहीं है भारत में जो स्टोर करके रखे। तो इसलिए जो इनएफिशिएंसी है, उसी इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कैबिनेट का फैसला है स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा फैसला है। देखो बात समझे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वो इम्प्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट करेंगे क्या करेंगे, 10 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट करेंगे। और टोटल ये सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, मैं इसको ब्लॉक में जोड़ देंगे तो 7200 हो जाएगा पूरा होल लेवल पे, इंडिया का होल लेवल पे लगभग 7200 तुम्हारा ब्लॉक को सेलेक्ट किया करना है। अब यहाँ पे देखो, तो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैड दिस से, कॉर्पोरेट मिनिस्टर क्या मानना है, देखो इनका कहना ये है कि देखो एक तो हमारे पास एग्रीकल्चर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, जिसकी वजह से हमारा फूड ग्रेन बहुत बर्बाद हो रहा है, फार्मर्स को बेचारा लो प्राइस में बेचना पड़ता है, इस चीज़ का हमको दुख है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को ना हम आगे रखें, और इसको कहें कि आपको क्या करना है, स्टोरेज फैसिलिटी को आप सिक्योर करके रखना है आपको, और इससे क्या होगा कि फेयर प्राइस भी मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं है, फेयर प्राइस मिल जाएगा। देखो इससे फार्मर्स को बहुत फायदा होगा, कंट्री विल, देखो कंट्री को भी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, फार्मर्स भी एसोसिएटेड हो जाएगा कोऑपरेटिव से, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, बहुत फायदा होगा। फार्मर देखो आराम से अपना क्रॉप्स तुम्हारा बेच सकता है पीएसी से, पीएसी तुम्हारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस टाइप का कुछ दे देगा उसको पहले ही उसको। तो इस तरह देखते हो ना कितना बैलेंस रहेगा, 365 डेज सब सामान आपको मिलेगा मार्केट में। देखते हो ना यूरोपियन लोग क्या करते हैं, जैसे कितना बढ़िया से 360 रखता है। जैसे एग्जांपल देखो बंदा गोभी, अब बंदा गोभी देखो सीजन प्राइस है, मैं कई स्टेट में तुमको 365 दिन ही मिलता है, यहाँ देखते हैं कि लैग कर जाता है कभी कभी, पहले तो बहुत लैग करता था, अभी पूरा हो गया, 365 हो गया है। जैसे सिलीगुड़ी देखो, सिलीगुड़ी में 365 डेज मिलेगा तुमको, 365 दिन मिलेगा बंदा गोभी। हालांकि बंदा गोभी सीजनल चीज़ है, तो मगर हम 365 दिन तक उसको उतार सकते हैं चाहेंगे तो। बात समझे ना, इससे क्या होगा कि प्राइस स्टेबिलिटी भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब देखो स्टोरेज, अभी भारत में कितना स्टोरेज कैपेसिटी तो मैं बता चुका हूँ। टोटल फूड प्रोडक्शन कितना होता है, 325 मिलियन टन, लिखा नहीं गया है बच्चे लोग समझो, उसका 47% हम अभी स्टोर कर लेते हैं, कितना 145 मिलियन टन, यानी कि 325 में 145 मिलियन टन हम स्टोर करके रख सकते हैं। और वो भी कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है या फिर उसका एजेंसी करता है, बाकी तो कोई नहीं करता है, वो भी एक्सक्लूसिव पावर है एफसीआई के अंदर। बात समझे। और देखो वेस्टेज केवल प्राइमरी प्रोडक्ट्स का नहीं, जो वैल्यू एडेड
प्रोडक्ट हो वो भी बर्बाद हो जाता है स्टोरेज सिस्टम नहीं मिलने से। अब एग्जांपल देखो, अब तुम बनाया टोमेटो से, तुम टोमेटो केचप बना लिया, अब वो उसको भी स्टोर करने का जगह नहीं, तो वो भी तो बर्बादी हो जाएगा। तो यहाँ तो जो लैंड से निकल रहा है प्रोडक्ट वो तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ में जो वैल्यू एडिशन किए तो वो भी बर्बाद हो रहा है। क्यों? प्रॉपर स्टोरेज व्यवस्था नहीं है कंट्री में। बात समझ रहे हो ना? तो कैसे अब पैसा कैसे लाया जाएगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए? तो देखो ये प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ खर्च होगा। 1 लाख करोड़ में चलो कहाँ से लिया जाएगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वहाँ से उठाया जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंश्योरेंस MI स्कीम से उठाया जाएगा, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम जिसको PMFME कहते हैं, और तुम्हारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, संपदा जो ऑर्गेनिक के लिए है तुम्हारा, उसके लिए वही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है, ठीक है। यहाँ से जो पैसा होगा वो राशि कलेक्ट किया जाएगा। बात समझे? आगे देखो, तो इसके लिए जानते हो मैंने बताया ना लगभग 7200 ब्लॉक्स को चिन्हित किया गया है, समझे? 7200 ब्लॉक्स के पास गोडाउन्स होगा। कितना कैपेसिटी होगा? 2000 टन का कैपेसिटी होगा, और उसको मैनेज करने वाला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होगा। और हम जानते हैं कि भारत में ईच ऑफ ओवर लगभग 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए जाएंगे। उसका काम है कि इस्टाब्लिश करना, ऑपरेट करना और गोडाउन्स को मैनेज करना। और कितना तक मैनेज कर सकता है एक तुम्हारा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी? कितना कर सकता है? तो 500 से लेकर 2000 टन तक ये मैनेज करके रख सकता है। तो इसलिए तो 4 फ्रंट पर रख रहे हैं PSC को, ताकि वो मैनेज कर सके। बात समझे? इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का वही काम रहेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, जानते हो। तो कोशिश तो यही है स्टूडेंट कि हम बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, है ना, और PSC बहुत अच्छे से गोडाउन्स को मैनेज करे, तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है फार्मर्स को। फार्मर्स का बार्गेनिंग पावर सब कुछ बढ़ सकता है। आगे देखो, खत्म करती है 204 देखो, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 9 जून को। यहाँ देखो बहुत छोटा एडिटोरियल्स देखो इसमें, जैसे कि मैंने कहा है कि देखो इंटरनेट कैसे पूरा ग्लोबल फ्रेमवर्क है ना, इंटरनेट कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुम्हारा, उसके लिए भी ग्लोबल फ्रेमवर्क होना चाहिए, पूरा दुनिया का एक होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ सबके लिए कॉमन चीज़ है। इंडिया में तो बहुत बेजोड़ हो ही रहा है काम, हमारा जानते हो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेजोड़ी है, समझे। तो इसलिए बताया गया है यहाँ पे देखो कि डिजिटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देखो, स्मार्ट वेयरल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल केयर, दुनिया भर का चीज़ है कि नहीं है, अभी सब तुम्हारा डिजिटल ही है। मगर दिक्कत क्या है, सब फ्रेगमेंटेड इकोसिस्टम है, हर कंट्री में अपने अपने स्टाइल से है। देखो ना, अब जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल हमारा जो पहल है वो हम अपने हिसाब से, चाइना में भी अपना होगा, है ना, UAE में भी अपना होगा। जैसे हमारा UPI है तो अलग कंट्री में भी UPI हमसे सीख रहा है लोग सब, तो सबका अपना अपना है। वाई नॉट वन? सबको यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो ज़्यादा आसान होगा, समझे। यानी कि स्टैंडर्डाइज इंटरनेट प्रोटोकॉल की तरह, जैसे हमने इस स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल कर दिया ना, सबको बराबर कर दिया, तो कितना फ़ायदा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ चाहिए, हमें एकदम इक्वल करना होगा हमें। बात समझ रहे हो ना? जैसे एग्जांपल देखो, इसमें बहुत अच्छा देखो, इंडिया ने अपना इंटरनली तो बहुत काम किया है। जैसे कोविन देखो, कोविन से कितना फ़ायदा हुआ है, चाहे रीच हो चाहे पोर हो, सबको सेम एक्सेस मिलता है ना, वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो सर्टिफिकेट भी तुमको मिल जाएगा कोविन से, सबके लिए बराबर है। कितना अच्छा व्यवस्था क्रिएट किया हमने। दूसरा देखो, ई-संजीवनी, ये तुम्हारा उसके लिए है, कंसल्टेंसी के लिए है, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इसमें देखो अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, और एक दिन में बच्चे लोग 5 लाख कंसल्टेशन होता है डॉक्टर से। ई-संजीवनी इलेक्ट्रॉनिक, यानी डॉक्टर से आप मिल सकते हो डिजिटली। मैक्सिमम कितना, एक दिन में 5 लाख तक हुआ है, और अभी तक कितना कवर किया है, 10 करोड़ कवर किया गया है। तो बताओ इंडिया में किस लेवल पे सिस्टम गया है, ठीक है। देखो डिजिटली इनेबल कोविड वार्ड, देखो इससे भी बहुत फायदा हुआ है, इससे भी सर्वेलेंस सिस्टम को दुरुस्त मिला है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, बहुत तरह का होता था ना उस समय में, तो उस पर काम हुआ है। आरोग्य सेतु देखो, ये RT-PCR ऐप है, इसमें कौन से जगह को हमको अलग करना है, क्या रिस्पांस होना चाहिए, तो उसके लिए भी काम हुआ है। देखो इंडिया अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने वाला, वही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये दिखता है कि यस, हम अपना इंटरनल लेवल पे बहुत दुरुस्त काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, देखो इसमें क्या होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या होगा कि तुम्हारा जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो सबसे जुड़ जाएगा। तुम्हारा हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर, तुम कहीं पे भी जाओगे तो वो दिखा सकते हो, पोर्टेबल होगा बहुत। डिजिलॉकर देखो, डिजिलॉकर कितना पोर्टेबल हो गया। इंटरव्यू जाओगे देने के लिए, डिजिलॉकर दिखा दो भाई, अपना अपने दे दो, ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट सब।
सिमिलरली आयुष्मान भारत में भी यही किया जाएगा। आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रॉब्लम तो है प्रेजेंट वर्ल्ड में। देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स और ओपन सोर्स सोल्यूशन एग्जिस्ट, बट दिक्कत क्या है तुम्हारा, देखो कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है। देयर इज नो ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। कैसे? अभी तक है ही नहीं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर है। तो दुनिया क्यों नहीं एक साथ आ सकता है? और G20 सबसे बेस्ट मौका है इसको एड्रेस करने का, समझे? तो G20 आइडियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे, क्योंकि सब कंट्री साइलोस में काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जो हेल्थ है सबके लिए सेम है। आगे देखो स्टूडेंट, तो क्या क्या करना चाहिए? ऑथर सजेस्ट करते हैं 5 इंपॉर्टेंट सजेशन है ऑथर के द्वारा कि जितने भी इनिशिएटिव है अलग अलग दुनिया का, अलग अलग वर्ल्ड का, जैसे इंडिया का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, बाकी कंट्री का भी अपना अपना होगा, सबको कन्वर्ज कर दो, ठीक है? क्योंकि अपने कंट्री में अपने अपने हिसाब से, नेपाल में भी चल रहा होगा, बांग्लादेश में भी चल रहा होगा, कन्वर्ज कर दो, है ना? अब बिल्कुल प्रोटोकॉल को कोलैबोरेट कर दो, जैसे इंटरनेट का है ना, सब कंट्री में सेम इंटरनेट चल रहा है, उसी तरह प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? जितने भी स्टेक होल्डर है सबको बैठा दो साथ में, ठीक है? डिजिटल पब्लिक गुड्स की तरह घोषित कर दो सबको, ये सब स्टेक होल्डर को साथ में बैठा दो, ठीक है? और जितने भी हेल्थ डेटा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री एक्सचेंज करो। जैसे मान लो कि कोविड टाइप का कोई बीमारी आ गया किसी इंडोनेशिया में लेट से, वो जानकारी हमें अभी मिल जाए, तो उस हिसाब से हम अपने आप को सिक्योर कर लें। बात समझे? तो जो वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है हमारा G20 का, जिसमें हम कहते हैं कि दुनिया क्या है, एक फैमिली है, तो बिल्कुल जब दुनिया एक फैमिली है तो हमें काम करना होगा ये सब चीज़ पे, यानी कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना होगा हेल्थ के लिए और बेटर होगा ये। दैट्स इट।